Hello everyone, this is Isha Kuyuria. Welcome you all to our channel. Hope you all are fine. So today we will continue with the same chapter, Nationalism in India. Or in this chapter, we already had discussed about the non-cooperation movement. So today we will discuss about the different stands within the movement, like different people they participated and how the term Swaraj and this movement meant different things to different people. Okay, so this movement basically began with middle class participation in the cities. Okay, so अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो गांधी जी ने अपनी जो बुक है हिंद स्वराज बुक उसमें ये बताया था कि अगर ब्रिटिश रूल इंडिया में पॉसिबल हुआ है, अगर उन्होंने अपना रूल यहाँ पे स्टैब्लिश किया है, तो दैट इज ओनली विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन पीपल. Or this movement was based on this idea to drive British out of India. It was very important to show the British that the Indian would no longer obey and cooperate with them. Okay, so कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को चलाने के पीछे गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि ब्रिटिश ब्रिटिश रूल के जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये रियलाइज करवाना कि अगर इंडियन लोग उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते. तो इसीलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था. अब अगर बात करें डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, सो बेसिकली द टर्म स्वराज एंड दिस मूवमेंट meant different things to different people. ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए इस मूवमेंट का जो मतलब है या इस जो स्वराज जो टर्म है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो उनके लिए अलग अलग है. टाउन्स और सिटी में किस क्लास ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, तो दैट वाज एजुकेटेड मिडिल क्लास. ओके, सो हाउ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लॉ कोर्ट and council elections that were boycotted by the people and by the political parties. Okay, how the lawyers they gave up their practices, the student teachers and headmasters boycotted the education institution, और जो काउंसिल इलेक्शंस हैं उसको भी हर जगह पे बायकॉट किया गया, बट एक्सेप्ट वन पार्टी. ओके, आपको पता होना चाहिए कि इस मूवमेंट के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दे बायकॉटेड दी this council election except one party in the state of Madras, and that was Justice Party. ठीक है, जस्टिस पार्टी जो है मद्रास में, which was the party of the non-Brahman, they tried to gain power by entering the काउंसिल. ठीक है, उन्होंने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने दे वांटेड पावर, वो चाहते थे कि हमें पावर मिले ताकि वो अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी डिमांड्स है उसको फुलफिल करवा सके. सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम दे पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी इलेक्शन को बायकॉट किया, लेकिन एक पार्टी को छोड़ के, और उस पार्टी के भी बारे में आपकी बुक में बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए. उसके बाद बेटा अनदर इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक, ओके, दैट इज कि व्हाट वर द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इस मूवमेंट के इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या थे. अब इकोनॉमिकली डेफिनेटली जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया गया तो जितने भी उनकी जो सर्विसेज थी उनको बायकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया गया, फॉरेन क्लोथ जो कपड़े वगैरह जो मशीन मेड गुड्स होते थे एज कंपेयर टू हैंड जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे वो सस्ते होते थे और लोग उसको खरीदते भी थे. लेकिन इस मूवमेंट के टाइम पे लोगों ने फॉरेन गुड्स फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट किया एंड पीपल दे स्टार्टेड परचेजिंग दी खादी क्लॉथ एंड इंडियन प्रोडक्ट्स. लोगों ने इंडियन प्रोडक्ट्स को और खादी क्लॉथ्स को यूज करना शुरू कर दिया. जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स करते थे, क्लर्क या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, दे आल्सो रिजाइन देयर जॉब. उन्होंने भी अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी थी. ठीक है, आफ्टर दैट बेटा लीकर शॉप्स वर पिकेटेड. ठीक है, वहां पे जो लीकर शॉप्स होती हैं, जो वाइन वगैरह जहाँ पे मिलती हैं, उन उन शॉप्स को भी पिकेटेड किया गया. पिकेटेड का मतलब होता है इट इज आल्सो द वन फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट वेयर people block the entrance
to the place, or you can say to stop others from entering. मतलब उन शॉप्स को एंट्रीज को ब्लॉक कर दिया गया ताकि लोग जो है उनकी सर्विसेज ना लें, लोग वो सामान ना खरीदें, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। ओके, सो इस तरह से जो लीकर शॉप्स थी उनको भी वहां पे क्या किया गया, ब्लॉक किया गया। खादी क्लोथ्स वर वेरी कॉस्टली। ओके, लेकिन फिर भी लोग स्टार्टिंग में तो उसको परचेज करते थे, बट ग्रेजुअली खादी क्लॉथ जो है उसको लोगों ने यूज करना थोड़ा कम कर दिया। उसका रीजन ये था कि एज कंपेयर टू मशीन मेड गुड्स, जो खादी क्लोथ्स होते थे दैट वर वेरी कॉस्टली, वो बहुत ही कॉस्टली होते थे, एंड द पुअर पीपल वर नॉट एबल टू बाय देम। जैसे ऑलरेडी इंडिया में इतनी गरीबी थी, इंडिया के जो बिजनेस थे, जो रिच क्लास थी वो भी सफर कर रही थी, तो ऐसे में उनके जो खादी क्लोथ्स है या इंडियन प्रोडक्ट जो महंगे होते थे उनको वो कैसे खरीदेंगे। बट इनर्शियली इंडियन गुड्स एंड क्लोथ्स मेड ऑफ खादी दैट वर प्रमोटेड। ओके, उनको प्रमोट किया गया। उस टाइम पे जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स है या हैंडलूम्स है उनको काफी प्रमोट किया गया था, उनको काफी यूज किया गया, उनके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ओके, बट non-cooperation movement basically failed in the town in after you can say 3-4 months के बाद वहां पे ये थोड़ा सा स्लो डाउन होने लगा सिटी और टाउन्स में। और इसका रीजन क्या था? पहला रीजन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है कि जो खादी क्लॉथ्स है दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ही महंगा कपड़ा होता था टू वेयर, सो पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट फॉर लॉन्ग। लोग उसको लॉन्ग टाइम के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते थे। स्टार्टिंग में तो लोगों ने किया होगा, लेकिन जब उनको उनके जॉब भी चली गई थी, उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया था, सेविंग भी डेफिनेटली इतनी ज्यादा नहीं होती कि आप किसी मूवमेंट को साल या 2 साल चला सके। आप 3-4 मंथ्स तो आप मैनेज कर सकते हैं, बट किसी मूवमेंट को 1 ईयर या 2 ईयर्स के लिए चलाना, उसके लिए डेफिनेटली यू नीड मनी। ओके, टू लुक आफ्टर योर, आपको अपनी फैमिली को खाना खिलाना है, सो आपको सेविंग चाहिए। तो इसीलिए उस टाइम पे लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाए फॉर लॉन्ग टाइम, तो फिर लोगों ने मशीन मेड गुड्स को दोबारा से परचेज करना शुरू कर दिया। उसके बाद सेकंड जो रीजन है इसमें आप बताएंगे कि देयर वाज नो इंडियन ऑल्टरनेटिव फॉर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। अब देखो, जो लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ी थी, चाहे वो हेडमास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जो लॉयर्स हैं जिन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया था, उनको ऑल्टरनेटिव कुछ जॉब्स मिलना चाहिए था। उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन सेटअप होने चाहिए थे बाय द इंडियन लीडर्स या बाय द इंडियन जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, बट ऐसा नहीं हो पाया। सो डेफिनेटली पीपल हैड टू स्टॉप बायकॉट। फिर लोगों ने दोबारा से अपनी जॉब्स पे जाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो यू कैन से विद नो अदर ऑल्टरनेटिव इन साइट, जब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और फिर जब उनके पास सेविंग भी नहीं बची, सो द प्रोटेस्टर and all the supporter of non-cooperation movement, they had to join back these institution। तो उनको दोबारा से फिर उन institutions को क्या करना पड़ा, ज्वाइन करना पड़ा। so, इस तरह से आप कह सकते हैं कि सिटी और टाउन्स में इनर्शियली तो मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, उन्हें काफी अच्छे स्टेप लिए, उन्होंने फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया, अपनी जॉब से रिजाइन किया, ठीक है, कॉपरेट करने से मना कर दिया, लेकिन वो उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि एक तो फॉरेन गुड्स जो थे वो चीप होते थे एज कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट, और सेकंड कोई ऑल्टरनेटिव जॉब या इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप ना होने की वजह से लोगों को दोबारा से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना पड़ा। ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। सो कंट्री साइड में विलेजेस, गांव, ठीक है, शहरों से दूर जो एरिया होते हैं वहां पे अगर हम उसकी बात करें, सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नो डाउट इट वाज स्प्रेड फर्दर टू द कंट्री साइड। ये गांव में भी स्प्रेड हुआ था। peasants and exploited tribal groups, they were the main supporters। ठीक है, इसमें peasants ने भी सपोर्ट किया था, ट्राइबल पीपल ने भी सपोर्ट किया था, और किस तरह से लोकल जो लीडर्स हैं उन्होंने भी लोगों को मोटिवेट करा टू जॉइन दिस मूवमेंट एंड टू सपोर्ट गांधी जी। और इसी तरह का एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज फ्रॉम अवध। ठीक है, अवध में एक पीजेंट मूवमेंट
को ऑर्गेनाइज किया गया था, विच वॉज ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है, जहाँ पे काफी ज्यादा नंबर में पीजेंट्स ने सपोर्ट किया था, एंड दैट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी बाबा रामचंद्र। अब ये बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बेसिकली बाबा रामचंद्र खुद भी एक लेबरर थे, एक सन्यासी भी थे। उससे पहले वो फिजी में एज अ इंडेंचर्ड लेबर काम कर चुके थे। इंडेंचर्ड लेबरर वो होते हैं जो मतलब कहीं पे काम करते हैं, ओके, ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम मिलता है। तो उन्होंने फिजी में काम किया था और उनको वहां पे काफी ज्यादा सफर करना पड़ा ड्यू टू लाइक यू कैन से नॉट गुड वर्किंग कंडीशन। तो काफी ज्यादा उनको वहां पे एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ा। लेकिन जब वो इंडिया में आए तो उनका जो मूवमेंट था दैट वाज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड लॉर्ड्स एंड तालुकदार्स, ठीक है। सो बाबा रामचंद्र जो थे उन्होंने जो मूवमेंट चलाया था उसमें कुछ डिमांड्स थी उनकी। और सबसे बड़ी डिमांड ये थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो किस तरह से पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे और उनसे हाई चार्जेस जो रेवेन्यू है वो जो है चार्ज करते थे। सो कहीं ना कहीं पीजेंट्स जो थे दे वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डू द बेगार वर्क। बेगार सिस्टम क्या होता है? जहां पे विदाउट एनी पेमेंट यू हैव टू गिव योर सर्विस टू योर लॉर्ड, ठीक है। आपको अपने लैंडलॉर्ड्स को फ्री सर्विस देनी है विदाउट एनी पेमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, जहाँ पे आपको फ्री में किसी के लिए काम करना पड़े। इसके अलावा जो टीनेंट्स होते थे जिनके पास लीज पे लैंड होती थी, उनके पास कहीं ना कहीं काम की सिक्योरिटी नहीं होती थी, ठीक है, जो दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं या उन्होंने लीज पे किसी से लैंड खरीदी हुई है लैंडलॉर्ड से। तो द टेनेंट्स जो है दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ वर्क एंड नो ओनरशिप ऑफ द लैंड, दे वर्कड इन डे एंड नाइट। तो दिन रात वो काम कर रहे हैं और काम करने के बाद उनके काम की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको कभी भी निकाला जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारे पीजेंट्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो बाबा रामचंद्र ने क्या करा ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ही लेड दैट मूवमेंट, he organized the peasant, and what were his demand? उनकी डिमांड क्या थी? सबसे बड़ी डिमांड थी कि जो रेंट है, जो चार्जेस है, टैक्सेस वगैरह, उसको कम किया जाए, ठीक है। सेकंड था जो बेगार सिस्टम है, इन विच दे हैड टू गिव फ्री सर्विस टू लैंडलॉर्ड विदाउट एनी पेमेंट, उस सिस्टम को भी क्या कर दिया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए। और थर्ड वन मोर डिमांड वाज देयर, और वो डिमांड ये थी कि जो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड है, जो किसी पीजेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका सोशली बाइकआउट होना चाहिए, उनको समाज से अलग कर देना चाहिए। तो दीज वर द थ्री डिमांड्स ऑफ दिस मूवमेंट, जो पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था, लेड बाय बाबा रामचंद्र। ओके, इसके लिए अवध में नाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज किया गया था। नाई धोबी बंद होता है जहाँ पे जो हमारे कॉमन पीपल है, जो नाई है, जो बार्बर है और जो धोबी है जो कपड़े वगैरह धोता है, उन्होंने अपनी सर्विस देने से मना कर दिया लैंडलॉर्ड्स को। तो इस तरह से नाई धोबी बंद जो है दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स द सर्विसेज ऑफ वॉशरमैन एंड बार्बर्स। उसके बाद द पीजेंट इन अवध दे आल्सो डिमांडेड कि जो रेवेन्यू है वो रिड्यूस किया जाए और लैंडलॉर्ड जो है उनको बाइकआउट किया जाए। इसके अलावा बेटा हम बात करेंगे अबाउट दी ओथ किसान सभा। देखो, ओथ किसान सभा एक एसोसिएशन बनाई गई थी फार्मर्स की, जिसमें पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। इसमें बाबा रामचंद्र जो थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करा था, लेकिन बाबा रामचंद्र के साथ एक और लीडर थे जिन्होंने हेल्प करा था, ओके, टू फॉर्म दैट किसान सभा, और वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट क्यों किया? सो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हो गए थे ड्यूरिंग 1920s, और उन्होंने जून मंथ में अपना जो है इस मूवमेंट के साथ अपने आप को कनेक्ट करा, और जून में उन्होंने अवध के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में विजिट किया, लोगों की प्रॉब्लम को सुना, और प्रॉब्लम को सुनने के बाद ही फॉर्म दिस और किसान सभा, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र और नेहरू जी
दोनों ही इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे इस किसान सभा के। और व्हेन इट वाज फाउंड, ये कब बनी थी? इन अक्टूबर 1920। ठीक है, इसको याद रखना। ये कब ऑर्गेनाइज की गई थी? 1920 में। और इस और किसान ने सभा ने काफी हेल्प करा था टू ऑर्गेनाइज द पीजेंट, और उन पीजेंट्स ने फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे काफी पार्टिसिपेट करा था। ओके, वन मोर थिंग, कि क्या गांधी जी इस पीजेंट रिवॉल्ट के जो पार्टिसिपेशन थी उससे हैप्पी थे? तो कहीं ना कहीं पॉइंट आता है कि नहीं, गांधी जी डेफिनेटली वायलेंस के खिलाफ थे, लेकिन जो अवध पीजेंट स्ट्रगल हुआ था, which was integrated into non-cooperation movement by the Jawaharlal Nehru or Baba Ramchandra. But during the demonstration, what happened? The peasant, they invoked the name of Mahatma Gandhi, but it this revolt grew violent. लेकिन ये काफी वायलेंट हो गया था। मतलब यहाँ पे कुछ क्लैशेस होना शुरू हो गए थे बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे गांधी जी हैप्पी नहीं थे। और वो ये थे कि ड्यूरिंग दैट टाइम जब भी प्रोटेस्ट होते थे, तो हाउ द बाजार्स, जो भी मार्केट्स होती थी, दैट वर लूटेड, हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक। ठीक है, मर्चेंट के घरों को अटैक किया जाता था, उनके जो ग्रेन होर्ड्स होते थे उनको टेक ओवर कर लिया गया बाय द पीजेंट्स। हाउ द पीपल मिसइंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज and declared that the Gandhiji had suggested to not pay taxes, and the agriculture land would be taken from landlords soon to redistribute among them. मतलब उनके अकॉर्डिंग उनको लगता था कि गांधी, मतलब एक र्यूमर स्प्रेड किया गया बाय द लोकल लीडर कि गांधी जी ने कहा है कि आपको टैक्सेस पे नहीं करने हैं, और साथ में जो लैंडलॉर्ड्स के पास जमीनें हैं उनसे लेकर किसानों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। बट एक्चुअली में गांधी जी ने ऐसा कोई डिमांड और जो ऐसा कोई जो है प्रॉमिस नहीं किया था, या इस तरह की कोई बात नहीं कही थी, बिकॉज ये जो मूवमेंट था, इट वाज प्योरली नॉन वायलेंट मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेटेड लाइक मेथड यूज किया गया था। मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई लॉ ब्रेक नहीं किया गया था। लेकिन अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप उनके ऑर्डर्स को या उनके लॉज को बे नहीं कर रहे हो। और गांधी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, तो इसीलिए गांधी जी के मैसेज को यहाँ पे मिस इंटरप्रेट किया गया, जिससे गांधी जी या उनकी पार्टी जो है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल विच इज गिवन इन योर बुक, जो आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है, एंड दैट इज कि वहां पे एक बरडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बहुत बाद में हुआ था, बट इट वाज आल्सो सेम लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जहाँ पे एक बरडोली सत्याग्रह हुआ था, विच वॉज सक्सेसफुली लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हु वॉज द फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो हमारे कंट्री के पहले होम मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। और ये मूवमेंट जो है कब हुआ था? 1928 में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था, अगेंस्ट द राइजिंग रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा था कि हम रेंट पे नहीं करेंगे। तो जो वहां पे मिस इंटरप्रेट किया गया था, वो बाद में एक और कैंपेन चला था जिसमें वर्डोली सत्याग्रह, जिसमें टैक्सेस पे नहीं करने का कैंपेन जो है वो चलाया गया था। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वो है ट्राइबल मूवमेंट। देखो, ट्राइबल मूवमेंट जो है जिसमें ट्राइबल पीपल ने पार्टिसिपेट किया था, तो ट्राइबल पीपल वर आल्सो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और उनका जो स्ट्रगल था वो ये था कि व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज द स्टेट प्रॉपर्टी, जब फॉरेस्ट को डिक्लेयर किया गया कि ये स्टेट प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल पीपल हैं, दे वांटेड टू गेट बैक देयर ट्रेडिशनल राइट्स। मतलब वो मानते थे कि फॉरेस्ट उनकी ट्रेडिशनल जो है ओनरशिप है ओवर फॉरेस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि ये तो स्टेट प्रॉपर्टी है, तो ट्राइबल पीपल को फिर वहां से हटाया गया, ट्राइबल पीपल को वहां से माइग्रेट किया गया फ्रॉम फॉरेस्ट टू सम अदर एरिया। और कैसे उनको फिर एक्सप्लॉइट किया गया, उनको यूज किया गया एज अ वर्कर।
इन द इंडस्ट्री सेक्टर, माइनिंग एरिया में जो है ट्राइबल पीपल को यूज किया जाता था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं जो बहुत से ट्राइबल जो कम्युनिटीज थी उनमें रिवॉल्ट उन्होंने स्टार्ट करा अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, सो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दी है एंड दैट इज द इन द गुडेम हिल्स। ठीक है, गुडेम हिल्स जो है वो आंध्र प्रदेश का एक एरिया था जहां पे ट्राइबल पीपल दे स्टार्टेड अ मूवमेंट। ओके, under the leadership of a tribal hero, and that person was Alluri Sitaram Raju. ये जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, इनका जो वे था फाइट करने का, दैट वाज दे यूज्ड गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम। ऑल्दो ही वाज द फॉलोअर ऑफ गांधी जी, ये गांधी जी के फॉलोअर थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो वे था टू फाइट, दैट वाज लाइक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट। ठीक है, ये वॉयलेंस में बिलीव करते थे। So the method followed by the tribal and peasant that definitely was against the Gandhian method, but still he was the follower. Alluri Sitaram Raju जो थे, he was the follower of गांधी जी। ओके, लेकिन उनका जो मेथड था वो डेफिनेटली लड़ने का वो उनसे अलग था। सो बेटा आपकी बुक में इनके थोड़ा बताया गया है करेक्टर के बारे में। तो बेसिकली अल्लूरी सीताराम राजू जो है एक बहुत ही पॉपुलर ट्राइबल यू कैन से एक हीरो थे आंध्र प्रदेश के, एंड ही लेड अ मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, many people they considered him as the incarnation of God। मतलब उनका मानना था कि ये भगवान के एक अवतार है जिन्होंने एक ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया है, बट ये भगवान थे। दे बिलीव दैट कि ही हैड मैनी स्पेशल पावर्स, उनके अकॉर्डिंग इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स भी थी। ओके, सो he insists that he could do correct astrological prediction, heal people, and he could survive the bullet shots also। मतलब लोगों का मानना था कि वो एक भगवान के अवतार है, इनके पास कुछ स्पेशल पावर है, ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ये लोगों के जो जख्म वगैरह है, बाउंड्स है, उनको हील कर सकते हैं, और ये जो बुलेट शॉट्स हैं, जो गोलियां वगैरह, उससे भी अपने आप को सरवाइव करवा सकते हैं। But he supported गांधी जी। He asked his follower to wear खादी and stop drinking। तो इन्होंने कुछ चेंजेस लाए ट्राइबल कम्युनिटीज में। उनको कहा कि जो शराब पीना, नॉन वेज खाना, ये चीजें हमें बंद कर देनी चाहिए, हमें खादी जो है कपड़ा वो पहनना चाहिए। बट ही ऑर्गेनाइज द आर्म स्ट्रगल, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गांधी जी को मानते तो थे, बट उनका जो मेथड था फाइट करने का, स्ट्रगल करने का, वो डेफिनेटली गांधी जी से बिल्कुल अलग था। ओके, सो अल्लूरी सीताराम राजू जो थे बेसिकली उन्होंने फाइट तो जरूर करा, लेकिन फाइनली ही वॉज कैप्चर्ड बाय द पुलिसमैन। ओके, एंड ही कंटिन्यू रिवॉल्टिंग थ्रू गुरिल्ला वॉरफेयर। और जो राजू हैं वो एक हीरो तो बने, बट ही वॉज एग्जीक्यूटेड आफ्टर हिज अरेस्ट इन 1924। लेकिन जब उनको पकड़ लिया गया तो फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको पनिश किया गया। Now we will discuss about the another example of non-cooperation movement, which was where the people, the plantation worker, they participated, और वो है the movement in the plantation। देखो इंडिया में उस टाइम पे जो प्लांटेशन है वो काफी लार्ज स्केल पे होता था, जैसे कैश क्रॉप लाइक इंडिगो, शुगर, शुगर केन का प्रोडक्शन, जो भी आपकी कैश क्रॉप्स होती है, टी, कॉफी, रबर। तो अब इनके कल्टीवेशन के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट या जो भी प्लांटेशन ओनर्स होते थे उनको वर्कर्स चाहिए होते थे। तो जो वर्कर्स हैं प्लांटेशन ऑफ असम, बेसिकली दे वर डिमांडिंग द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द एस्टेट। अब ऐसा क्यों था कि लोगों को वहां पे रिस्ट्रिक्शंस थी और लोग वहां पे फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। तो बेटा इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड दैट एक्ट वाज इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको शॉर्ट आंसर में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ये क्या था? which took away the right to free movement, okay, of the plantation workers। So when they heard about the non-cooperation movement, so they moved to their villages। तो
प्लांटेशन वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो किस तरह से था कि उनके लिए स्वराज का मतलब है कि उनको फ्रीडम मिले कि दे कुड मूव फ्रीली टू देयर विलेजेस एंड दे कुड फ्रीली मूव इन एंड आउट ऑफ द एस्टेट, मतलब वो कभी भी अपने घर जा सके। लेकिन ऐसा नहीं था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के अंडर उनको राइट नहीं था फ्रीली मूव करने का, क्योंकि उस एक्ट के अंडर ये था कि they were not allowed to move out of the plantation without the permission of the plantation owners। अब प्लांटेशन ओनर्स तो उनको परमिशन देते नहीं थे, तो इसलिए वो कभी भी अपने घर नहीं जा पाते थे अपनी फ्रीडम से। तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब या स्वराज का मतलब यही था कि गांधी राज वुड कम एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर विलेजेस, और वो अपने गांव में चले गए कि उनको वहां पे लैंड मिल जाएगा और गांधी राज आएगा। बट ऐसा नहीं हो पाया। सो हाउएवर दे वर कॉट एंड ब्रॉट बैक टू देयर प्लांटेशन एरियाज। लेकिन उनको पकड़ लिया गया, उनके उनके घरों से वापस लाया गया और फिर से उनको फोर्स किया गया कि वो प्लांटेशन जो एरियाज है वहां पे वर्क करें। ठीक है, सो आई होप ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर होंगे। सो अगर मैं इसको समराइज करूं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, सो बेटा हमें यही अंडरस्टैंड करना है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था दैट वाज अ मास मूवमेंट where large number of people they participated, but during this movement नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे बहुत से लोग थे जिनका पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन वाज वेरी लो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना था कि जो वुमेन है दे वर सपोज टू सर्व द फैमिली, तो उनको अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहिए, इसीलिए वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। मुस्लिम पार्टिसिपेशन इनिशियल टाइम में तो था, लेकिन जैसे ही खिलाफत मूवमेंट जो खिलाफत इशू था जैसे ही वो रिजॉल्व किया गया, तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड हो गई थी इस मूवमेंट में। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस मूवमेंट के टाइम पे हमने ये भी देखा कि हर एक पर्सन के लिए स्वराज और इस मूवमेंट का जो मतलब था वो डिफरेंट था। ठीक है, सो एवरीवन इंटरप्रेटेड स्वराज डिफरेंशियली, और इसी वजह से जब उनके जो डिमांड है या उनके अकॉर्डिंग जो स्वराज का मतलब जब वो फुलफिल नहीं हो पाया, तो दे बिकम वेरी डिसअपॉइंटेड, तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। एंड आफ्टर दैट व्हेन गांधी जी कॉल ऑफ दिस मूवमेंट इन फरवरी 1922, तो उसके बाद लोगों की डिसअपॉइंटमेंट काफी बढ़ गई थी, और फिर लोगों को डेफिनेटली जो एक होप थी कि गांधी राज वुड बी कमिंग एंड ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, सो आज हम यहीं तक रखेंगे और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।